विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्यासु। परम श्रद्धेय पंडित पुरुषोत्तम मुनि जी, इस कार्यक्रम में आपकी आध्यात्मिक चेतना हमारा मार्गदर्शन कर रही है। भारत की आध्यात्मिकता के प्रतीक पुरुष के रूप में करते हुए जिस प्रकार से आर्य समाज के माध्यम से मातृभूमि राष्ट्र की अप्रतिम सेवा कर रहे हैं, वह हम सब के लिए प्रेरणास्पद है। इसी प्रकार इस मंच पर उपस्थित सभी दिव्य आत्माएं, कार्यक्रम के संचालक आदरणीय लखनलाल आर्य जी, जिनके बारे में मैं कल भी कह रहा था कि उनका संयोजकत्व बहुत ही उत्तम श्रेणी का है। उनकी राष्ट्र के प्रति की जा रही है अप्रतिम सेवा निश्चय ही आने वाले कल में अच्छा परिणाम देगी, ऐसा हमारा विश्वास है। मैं श्रद्धा और सम्मान के योग्य माता जी संतोष सचान जी को भी नमन करता हूं। इसी प्रकार श्रद्धेय अनिल नरूला जी को भी सम्मान करता हूं। शास्त्री जी जो परम विद्वान हैं, व्यास जी, उनके लिए भी नमन। अन्य सभी के लिए यथा योग्य अभिवादन अभिनंदन के साथ अपने विषय पर आता हूं। कल आदरणीय नरूला जी ने एक प्रश्न किया था कार्यक्रम के अंत में कि क्या कभी नेहरू के सामने नेपाल की ओर से ऐसा प्रस्ताव भी आया था कि जब उसने अपने आप को भारत के साथ विलय करने का संधि प्रस्ताव रखा हो। इसके बारे में दो प्रमाण बड़े सटीक हैं। एक तो सबसे पहले इस विषय में 4 जून 2004 को सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था सबसे पहले, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि चीन के तत्कालीन महाराजा ने भारत के साथ मिलने का प्रस्ताव रखा था। उस बात को कांग्रेस ने अधिक गंभीरता से नहीं लिया, परंतु इसी बात की पुष्टि प्रणब मुखर्जी ने अपने राष्ट्रपति रहने के पश्चात ईयर्स, उसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि त्रिभुवन वीर विक्रम सिंह साहा जब नेपाल के राजा थे, तो उन्होंने इस बात के लिए प्रधानमंत्री नेहरू से कहा था कि आप एक प्रांत के रूप में नेपाल को अपने साथ मिला लो। लेकिन नेहरू ने उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इतने पर ही प्रणब मुखर्जी रुके नहीं हैं, उन्होंने आगे एक बात और भी पते की कही है जो उनके भीतर की पीड़ा को भी स्पष्ट करती है और साथ ही साथ नेहरू की कमजोरी को भी बताती है।
उन्होंने आगे ये कहा है कि यदि उसी समय की प्रधानमंत्री रही होती और उनके सामने यह प्रस्ताव आता तो वह उस प्रस्ताव को वैसे ही स्वीकार कर लेती जैसे उन्होंने सिक्किम के प्रस्ताव को 1974 में स्वीकार किया था और उसे भारत का एक अंग बना लिया था, भारत का एक प्रांत बना लिया था। इन दोनों बातों से ये बात स्पष्ट होती है कि ऐसा प्रस्ताव वहां पर आया, नेपाल की ओर से भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष आया। नेहरू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करके सचमुच एक गलती की थी। एक बड़ा देश और इसके साथ ही साथ प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न देश बनता तो चीन जैसा देश कभी उसे आंख नहीं दिखा पाता। इतना ही नहीं, इस बात के भी स्पष्ट प्रमाण पुरुषोत्तम नागेश ओक जी देते हैं कि तिब्बत ने भी भारत के साथ विलय करने का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस और कांग्रेस के लोग इस बात को यह कहकर इनकार करते रहे हैं, नकारते रहे हैं या अपने तर्कों से इसे यह कहकर ठुकराते रहे हैं कि यदि चीन और तिब्बत भारत के एक अंग हो जाते या होते तो नेहरू ने यह सोचकर उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था कि तब चीन हमारे एकदम पास का देश हो जाएगा। यदि कांग्रेसियों के इस बात पर विश्वास किया जाए कि नेहरू जी ने यह सोचकर चीन को लिए तिब्बत को एक बफर स्टेट के रूप में रखने पर जोर दिया था, तो क्या नेहरू जी चीन के प्रति पहले दिन से सशंकित थे? यह बात भी एक प्रश्न के रूप में उठकर सामने आती है। जबकि उनकी बातों से जब वो हिंदी चीनी के नारे लगा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे, तो उनके इस प्रकार के नारों से यह स्पष्ट नहीं होता कि वे चीन के प्रति सशंकित थे। और यदि सशंकित थे तो भारत चीन के साथ लगते हुए तिब्बत, जो कि 28 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल का देश है, भारत से थोड़ा ही छोटा, इतने बड़े देश के साथ भारत के आ जुड़ने से और साथ ही साथ नेपाल के आ जुड़ने से जितना अर्थ हमारे पास में है उससे 2 गुना भारत, यानी कि आज का भारत का 2 गुना इतना ही और भारत हमारे पास होता। और इतने बड़े भारत के सामने चीन तब आकार में भी छोटा होता। आज लगभग 6 देश, आधा दर्जन देश, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, इतने देशों को चीन निगले बैठा है और उनमें सबसे बड़ा चीन का शिकार तिब्बत है। तो तिब्बत को अपने साथ मिलाकर, चीन को अपने साथ मिलाकर अब भारत आज के अरुणाचल प्रदेश की ओर जाकर के भारत से थोड़ा सा मिलता था, लेकिन आज भारत से चीन की सीमा लगभग 3000 किलोमीटर लंबी है। इसी से अनुमान लगता है, स्पष्ट हो जाता है कि चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में तिब्बत को रखने की नेहरू की सोच कितनी घातक सिद्ध हुई।
इसके अतिरिक्त एक तथ्य और भी स्पष्ट करना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले नेपाल के जो वहां का पशुपतिनाथ मंदिर है, उसके महंत अर्जुन प्रसाद बस्तोला जी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मित्र हैं, गुरु भाई हैं, उनसे पिछले दिनों मेरी कई बार मुलाकात 2-3 साल के दरमियान में हुई है। उनके अनुसार मैं बता रहा हूं आपको, जिस समय देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय सोनिया गांधी नेपाल की यात्रा पर गई थीं और वे पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करना चाहती थी। दर्शन करने के लिए वो वहां तक पहुंच गईं, परंतु जब सोनिया गांधी का आई कार्ड वहां पर देखा गया, तो पता चला कि वे ईसाई हैं और ईसाई होने के कारण उनको पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा सकता था। इस पर वहां के पुजारी इस बात पर अड़ गए कि हम आपको इसमें प्रवेश नहीं करने देंगे। उन्होंने सरकार से भी दबाव डलवाने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने यह कहकर मना कर दिया कि जो उनके धार्मिक कार्य हैं, हम उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तब सोनिया गांधी वहां से रुष्ट होकर आई और उन्होंने रुष्ट होकर के आने के पश्चात नेपाल से राजशाही को समाप्त करने की तरकीब खोजनी आरंभ की। अर्जुन प्रसाद जी बताते हैं कि उसके पश्चात सुनियोजित ढंग से नेपाल से राजशाही को खत्म करने का कार्य आरंभ हो गया। इसके पश्चात जो उस समय तक वहां पर राजशाही की सेना हमारी 1750 51 1751 किलोमीटर लंबी सीमा जो भारत की चीन नेपाल से मिलती है, उस पर जो राजा के सैनिक खड़े रहते थे, वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या भारत के हितों के खिलाफ कोई कार्य वहां पर खड़े होकर के नहीं करते थे। परंतु जब राजशाही को समाप्त करने में चीन को अप्रत्यक्ष रूप से सफलता प्राप्त हो गई और भारत उस पर मौन हो गया, तो सीधे सीधे वहां पर जो नेपाल की सेना उसके पश्चात आकर के खड़ी हुई, वो सेना वास्तव में कम्युनिज्म को मानने वाले चीन की सेना थी, यानी उसकी सह पर काम करने वाली सेना बन गई। उसके पश्चात उन्होंने आश्चर्यजनक तथ्य हमको बताया कि अब भारत को 1751 किलोमीटर लंबी से सीमा पर जिस प्रकार अपनी सेना तैनात करनी पड़ी है और जिस प्रकार इस सीमा के रखरखाव पर खर्च करना पड़ रहा है, वह 45,000 करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष खर्च करना भारत को पड़ रहा है। तो ये छोटी छोटी गलतियां अहम के कारण, अहंकार के कारण देश के नेता करते हैं और देश के खजाने पर अनावश्यक बोझ डलवाते हैं या देश के हितों के साथ खिलवाड़ करके। मैं किसी पार्टी की, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल सत्य को बस के उद्घाटित मात्र कर रहा हूं। इनके सामने दलगत हित से भी पहले अपने स्वयं के हित होते हैं और ये व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के आधार पर, व्यक्तिगत मान्यताओं के आधार पर देश के हितों से खिलवाड़ करते रहते हैं, उनका सौदा करते रहते हैं। यह प्रवृत्ति भारत के इतिहास के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुई है। अब बात आती है
तक आता है कि यूएन की स्थापना यूएनओ उस समय कहते थे, यूएनओ की स्थापना तो 1945 की 24 अक्टूबर को हुई थी और उस समय देश गुलाम था। तो ये क्या बेवकूफ़ी की बात करते हैं? और ये सुनकर कई लोग शांत हो जाते हैं। अब इसके पीछे सच क्या है? सच ये है, हम और आप सब लोग तार्किक बुद्धि के लोग बैठे हैं और तार्किक बुद्धि से ही हमको काम भी लेना चाहिए। अनावश्यक किसी पर आरोप प्रत्यारोप के लिए बातें नहीं कहनी चाहिए। तो यहाँ पर ये विचार करने की आवश्यकता है कि ब्रिटेन सहित अमेरिका और फ्रांस, ये देश उस समय कतई भी एक कम्युनिस्ट देश को, और वो भी ऐसे देश को जो विस्तारवादी सोच का हो, उसको यूएनओ का सदस्य, यूएनओ की सुरक्षा परिषद का सदस्य, सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बनाने के विरोधी थे। तब उन्होंने 1953 के करीब ये प्रस्ताव रखा था और शशि थरूर, जो इस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार हैं, उन्होंने इस बात को लिखा है, कहा है, सार्वजनिक रूप से भी कहा है, पुस्तक के माध्यम से भी कहा है कि 1953 के करीब, ये 45 की बात नहीं है जिसको कांग्रेसी नकारते हैं, कहते हैं हमारे लिए, शशि थरूर कहते हैं कि ये प्रस्ताव भारत के सामने आया था और ये 1953 की बात है। 27 सितंबर 1955 को नेहरू जी ने कांग्रेस की ओर से पार्लियामेंट में इस बात पर सफाई देते हुए ये कहा था, 27 सितंबर 1955 को, अब हमें नहीं मिला था। अब इसका अभिप्राय ये हुआ कि उस समय ये बातें चर्चा में आ गई थीं। तभी किसी सदस्य महोदय ने लोकसभा में नेहरू जी से ये सवाल पूछा था कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। अब ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के सामने खड़ा होकर के झूठ बोल दिया। इसके लिए अरुण जेटली जी ने कांग्रेस के लोगों के सामने अब आकर के एक लेटर संसद के पटल पर रखा था, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि 2 अगस्त 1955 को, देखिए 27 सितंबर को वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं थी, और 2 अगस्त 1955 को, नोट करने लायक पॉइंट है, उन्होंने कहा था कि नेहरू जी ने अपने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के लिए लिखा था। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के लिए लिख करके उन्होंने ये बात रखी थी कि अमेरिका ने कहा है कि चीन को संयुक्त राष्ट्र के में लेना चाहिए था, लेना चाहिए, ना कि सुरक्षा परिषद में। नेहरू ने अपने पार्टी के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को लिखते हुए ये बात कही है, और वो फिर आगे कह रहे हैं कि इसमें भारत को आना चाहिए, यानी सुरक्षा परिषद में भारत को आना चाहिए, पर हम इसे स्वीकार नहीं करते, नेहरू जी ने कहा है अपने कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को लिखे उस पत्र में। यह चीन के साथ नाइंसाफी होगी, नेहरू जी आगे कह रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि ऐसा प्रस्ताव उस समय रहा था और नेहरू जी ने उसको अस्वीकार किया था। इसके पश्चात इस बहस का पटाक्षेप हो गया था और इसके पश्चात कांग्रेस के पास कोई बोलने, तो ये 2 प्रश्न जो कल रखे गए थे, उसके पश्चात अपने मूल विषय पर हम आते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे अफगानिस्तान के बारे में, किस प्रकार से अफगानिस्तान लंबे समय तक मुस्लिम शासन के अधीन रहा, तो वहां इस्लामीकरण की प्रक्रिया तेजी से हुई, क्योंकि जो राज्य वहां पर स्थापित हुआ था, ये बात हमको समझ लेनी चाहिए, साथ के साथ स्पष्ट होनी चाहिए दिमाग में कि जब शासन
विदेशी हो जाता है और जहाँ पर इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले सुल्तानों, नवाबों या बादशाहों का शासन स्थापित हो जाता है, तो वहाँ पर धर्मांतरण की प्रक्रिया तेजी से होती है, बेखटके होती है और जितनी भी क्रूरता दिखाई जा सकती है, उस क्रूरता को अपनाते हुए होती है। यही बात अफ़गानिस्तान में हुई तो देर सवेर वह हमसे एक अलग देश बनने में सफल हो गया, या कहिए कि उसको एक अलग देश बनाने में। तो हम कल इस बात पर यहाँ पर चर्चा ये कर रहे थे कि इसी सोच को सावरकर जी ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है कि धर्मांतरण से मर्मांतरण और मर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। ये बात यहाँ पर पूर्णतः सत्य सिद्ध हो गई। अब यदि इतनी ही देर संपूर्ण भारत पर, जो लोग ये कहते हैं और हम उसको बड़े सहज रूप में स्वीकार कर लेते हैं, यदि संपूर्ण भारत पर इतनी ही देर मुसलमानों का शासन रह गया होता, तो आज हमारी स्थिति क्या होती? संपूर्ण भारत का इस्लामीकरण हो गया होता। जिस बात के लिए वो पहले दिन से जोर लगाते चले आ रहे हैं कि हमारी दो ही पार्टी हैं दुनिया में, एक खुदा की पार्टी है, एक काफिरों की पार्टी है। एक को वो दारुल इस्लाम कहते हैं, तो दूसरे को वो दारुल हर्ब कहते हैं। दारुल इस्लाम में वो उन देशों को रखते हैं जिनका इस्लामीकरण हो चुका है, और देशों को रखते हैं जिनका इस्लामीकरण किया जाना अभी शेष है। और इसी दारुल हर्ब की श्रेणी में वो सबसे ऊपर यदि किसी देश को रखते हैं, तो वो भारतवर्ष है। इसलिए यहाँ पर अनेक प्रकार के संगठन, जो आतंकवादी संगठन है, जो देश तोड़ने की गतिविधियों में लगे हुए संगठन है, वो कुकुरमुत्तों की तरह पैदा हुए हैं, पैदा होते रहे हैं और वे अपने कामों को अंजाम देते रहे। तो अब आते हैं बलूचिस्तान की ओर। बलूचिस्तान में भी 9वीं शताब्दी में मुस्लिम शासन स्थापित हो गया था। प्रसंग वही रहेगा जो हम कल जिसकी चर्चा कर रहे थे, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ माला, जिसके बारे में हमने कल विचार किया था, रखा था अपना, उसी के आधार पर और उसी के दिए गए शोध के आधार पर हम ये रख रहे हैं। तो बलूचिस्तान शताब्दी से मुस्लिम रंग में रंग गया था और उसके बाद वहां पर हिंदू शक्ति का कभी उदय नहीं हो पाया। जैसे देश के अन्य भागों में हमारा पुनरुज्जीवी पराक्रम जीवित होता रहा, संघर्ष करता रहा, परंतु दुर्भाग्य से बलूचिस्तान में हम अपने आप को इस प्रकार से स्थापित नहीं कर पाए और बलूचिस्तान हमसे अलग हो गया, यानी कि इस्लामिक रंग में रंग गया। यद्यपि वहाँ के लोग अभी भी भारत से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनकी कुछ मान्यताएं, कुछ धारणाएं, कुछ उनकी सोच, उनका चिंतन अभी भी भारत के निकट है। बलूचिस्तान के लोग आज भी भारत के साथ जुड़ने में गौरव की अनुभूति करते हैं और उनमें से बहुत अधिक लोग ऐसे हैं जो अपने हिंदू अतीत के नेताओं को, यानी कि जैसे आपके सिंध सिंध प्रांत में राजा दाहिर सेन को, मैंने अभी कुछ समय पहले एक पुस्तक लिखी थी। ताहिर सेन की उस पुस्तक को सिंध के लोगों ने बहुत पसंद किया। जो भारत में सिंधी रह रहे हैं उन लोगों ने पसंद किया, वहां से भी मेरे पास फोन आए। वो लोग आज भी भारत को अपनी पितृभूमि मानते हैं और इस बात पर गर्व अनुभव करते हैं कि हम राजा दाहिर सेन की संतानें हैं। उनसे ये स्पष्ट हुआ, बातों से भी स्पष्ट हुआ, उनकी एक्टिविटीज से भी स्पष्ट हुआ। तो ये क्षेत्र जो था, ये 1843 में बलूचिस्तान ब्रिटिश शासन के अधीन आया। 1843 में इसका अभिप्राय हुआ कि 104 साल यहाँ पर ब्रिटिश शासन रहा। अब आते हैं पख्तूनिस्तान। पख्तूनिस्तान जो है ये बलूचिस्तान की भांति यहाँ पर भी 9वीं शताब्दी में ही मुस्लिम शासन स्थापित हो गया था। और हमारे यहाँ पर एक शहर, संभवतः वो राजस्थान है, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, प्रतिष्ठानपुर है।
प्रतिष्ठानपुर से जो लोग जाकर के वो बसे थे वहां पर, वो प्रतिष्ठानपुर से बसे हुए लोग वहां पे जाकर के पख्तून कहलाए। भाषा का उच्चारण का दोष था ये। प्रतिष्ठानपुर के लोग पख्तून कहलाए और उन्हीं पख्तून लोगों के ने जो अपना वहां पर देश, अपना क्षेत्र, अपना प्रदेश, अपना अंचल वहां पर विकसित किया, वही कालांतर में पख्तूनिस्तान के रूप में स्थापित हुआ, जाना गया। परंतु इस्लामिक रंग में रंग जाने के बाद भी वहां के लोग अभी भी अपने अतीत से प्रेम करते हैं, अर्थात भारत के लोगों के साथ जुड़े रहने में उनको आनंद की अनुभूति होती है। दिल्ली दिल्ली के बारे में यदि हम विचार करें तो बड़ा रोचक इतिहास यहाँ का रहा है और उस शोध ग्रंथ के अनुसार हमको पता चलता है कि दिल्ली और आगरा प्राचीन के अधीन रहे हैं। 1193 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक यहाँ मुस्लिम शासन रहा। दिल्ली पर 651 वर्ष मुस्लिमों का शासन रहा। 651 वर्ष की इस कथित गुलामी के काल में दिल्ली और आगरा ने कभी भी गुलामी को हृदय से स्वीकार नहीं किया। यह भी एक तथ्य है। दिल्ली के आसपास के लोगों ने अपनी वीरता दिखाने में, अपनी ओर से राष्ट्र धर्म निभाने में कभी किसी प्रकार का संकोच नहीं किया, कभी किसी प्रकार से भी बलिदानों को देने में पीछे नहीं हटे। और उसमें ये नहीं कि 10, 20, 50 किलोमीटर के घेरे में रहने वाले लोगों की बात थी ये। इसके लिए हरियाणा के लोगों ने भी बलिदान दिए हैं, पंजाब के लोगों ने भी बलिदान दिए हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी बलिदान दिए हैं, लगते हुए राजस्थान के क्षेत्र के लोगों ने भी बलिदान दिए हैं। इस प्रकार से अपने इस वैभव को, दिल्ली के वैभव को, दिल्ली के गौरव को, दिल्ली के स्वाभिमान को इतने बड़े क्षेत्र के लोगों ने अपना स्वाभिमान, अपना वैभव, अपना गौरव मानकर अपने बलिदान दिए। उनकी उस सोच को, उनके उस चिंतन को, उनकी उस राष्ट्रवादी भावना को हमको नमन करना चाहिए और इतिहास का इसी प्रकार शोधन होना चाहिए, इसी प्रकार लेखन होना चाहिए। 1857 से लेकर 1947 तक के ब्रिटिश शासन काल में भी यहाँ पर निरंतर क्रांति होती रही। एक दिन के लिए भी लोगों ने चैन से शासन को, सत्ता में बैठे लोगों को सोने नहीं दिया। 1858 की 20 सितंबर 1858 की ब्रिटिश शासन आरंभ हुआ था और उसके पश्चात 15 अगस्त 1947 तक अर्थात अगले 89 वर्ष तक यहाँ पर उनका शासन रहा। परंतु भारत की राजधानी दिल्ली से में आकर के यहाँ से शासन करने की अंग्रेजों की इसके बाद भी हिम्मत नहीं हो रही थी। 1857 की क्रांति में इस प्रकार आर्य समाज के 3 लोगों ने, महर्षि दयानंद जी, उनके गुरुजी के गुरुजी, तीनों ने मिलकर के जो उस समय संघर्ष की योजना बनाई थी, उस योजना के कारण अंग्रेज भारत के दिल में आकर के घबराते थे। दिल्ली भारत का दिल थी, इसलिए अंग्रेज यहाँ आकर के अपने आप को असुरक्षित अनुभव करते थे। यह इसके बाद भी 1912 तक कलकत्ता से ही शासन करते रहे। 1912 अंग्रेजों की रानी भारत के लिए कलकत्ता रही। इस तरीके से 1912 में आकर के जब अंग्रेजों ने विधिवत दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, तो उसी समय हमारे योद्धाओं ने बम फेंक फेंक करके उनका स्वागत किया था। इतिहास के इस उजले पृष्ठ को इतिहास से विलुप्त कर दिया गया है। उसका उल्लेख तो किया जाता है, परंतु बहुत हल्का सा उल्लेख किया जाता है।
इसी समय यदि अनुमान इस बात का लगाया जाए, आकलन लगाया जाए, तो अंग्रेजों ने दिल्ली से रह करके हिंदुस्तान के अपने प्रांतों पर केवल 35 वर्ष शासन किया था। जबकि भ्रांति यह पैदा की जाती है कि जब 200 वर्ष तक वो शासन कर रहे थे, तो युवा पीढ़ी के दिलों में कि जैसे उन्होंने हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से ही बैठ करके शासन किया था। अब आते हैं यहीं पर, यह बात भी स्पष्ट करने योग्य है कि 1758 से लेकर के 1819 तक जो दिल्ली का राजा था, बादशाह था, मुगल बादशाह, उस समय जो भी कोई था, जितने भी मुगल बादशाह रहे, वे सारे के सारे हमारे मराठा शासकों के, अर्थात हिंदू शासकों के, मराठा कहना मैं कल भी कह रहा था, पहले भी कहता रहा हूं, मराठा कहना उचित नहीं है। वो हिंदुत्व की शक्ति के प्रतीक थे, इसलिए उनको हिंदू शासक कहा जाना उचित है। उन लोगों के अधीन रह करके मुगल बादशाह केवल और केवल दिल्ली के भीतर रह करके दिल्ली के लाल किले से, जो आज का थी, और उसके पश्चात तो यहाँ से भी उनको समाप्त कर दिया गया था। धीरे धीरे वो किले के भीतर के पेंशन भोगी सम्राट होकर के रह गए थे। ऐसे स्पष्ट प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। अब आते हैं चंबा। चंबा के बारे में उपरोक्त शोध ग्रंथ से हमको पता चलता है कि यहाँ पर एक दिन भी मुस्लिम शासन नहीं रहा। 1840 की संधि से यह क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया था। इस प्रकार 107 वर्ष तक यह विदेशी शासन के अधीन रहा। शेष समय का अभिप्राय है कि शोध ग्रंथ 18,000 वर्ष के पिछले इतिहास पर प्रकाश डाल रहा है। 16,000 वर्ष पहले का और उसके पश्चात का, ये लगभग 18,000 वर्ष साल का इतिहास उसने संकलित किया। तो उसमें उसने बताया कि इतने लंबे काल में शासन के क्षेत्र में शासन करने वाले राजाओं के अधीन ये क्षेत्र केवल 107 वर्ष ही किसी विदेशी शासन के अधीन रहा। उससे पहले जो ये अन्य तुर्क और मुगल शासक यहाँ पर रहे, वे इस क्षेत्र पर कभी अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाए और यहाँ पर केसरिया पताका, भगवा ध्वज आराम से फहराता रहा। अब आते हैं थानेश्वर। थानेश्वर के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर 1014 ईस्वी से 1856 तक मुस्लिम शासन रहा। 18 बहुत कम क्षेत्र हैं जिन पर कई करने में ब्रिटिश से पहले मुस्लिम सफल हुए थे। तो उनमें एक थानेश्वर आता है, एक दिल्ली के बारे में, एक आगरा के बारे में अभी तक हमने सुना है। बाकी कहीं किसी क्षेत्र पर निरंतर कई सौ वर्ष तक उनका शासन रहा हो, यह अभी स्पष्ट नहीं हो रहा। इतने बड़े भारत के बारे में हम अब तक बताते चलाए हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के अब चंबा और थानेश्वर तक हम आ गए हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि जिन क्षेत्रों में कई कई सौ साल रहा, वो आज कट करके भारत से अलग हो गए, और इसके बाद भी दिल्ली हमारे साथ है, क्योंकि दिल्ली के लिए अप्रतिम बलिदान शेष भारत के लोग देते रहे, क्योंकि दिल्ली हिंदुस्तान की अस्मिता से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था। और जो प्राचीन काल में जिसको इंद्र की नगरी कहा जाता था, जो पुराणों में बहुत उल्लेख आता है कि इंद्र की नगरी में ये हो रहा था, वो हो रहा था, तो इंद्र की नगरी ये इंद्रप्रस्थ ही थी। इंद्रपुरी इंद्रपुरी इंद्रप्रस्थ से बिगड़ करके हुई। और जो हम आजकल एक शब्द सुनते हैं पानीपत, दूसरा बागपत, हमारे अपने क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है,
वो मारीपत है, तो वो मौर्य प्रस्थ था जो हमारे यहाँ पर है, और जो पानीपत था ये पर्ण प्रस्थ था, और जो सोनीपत था ये स्वर्ण प्रस्थ था, और जो बागपत था ये वाघ प्रस्थ, जिसमें बाघ नहीं बाघ बहुत रहते थे, तो इस क्षेत्र को बाघ प्रस्थ कहा जाता था। और इसी प्रकार इस दृष्टिकोण से देखना समझ चाहिए और मानना चाहिए कि अपने प्राचीन गौरवपूर्ण इतिहास की झलकियां जो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, उनको हम कैसे जोड़ करके एक कड़ी के रूप में, एक माला के रूप में पिरो करके सुंदर हार बना सकते हैं। जब हम रामायण महाभारत को पढ़ते हैं तो उसमें भी जब कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने 5 गांव लेकर के संधि प्रस्ताव रखा था कि आप 5 गांव पांडवों को दे दो तो भी मैं संधि समझौता करवा सकता हूं। तो उन्होंने 5 गांव, आज के 5 गांव नहीं मांगे थे जो छोटे छोटे गांव होते हैं, बल्कि उन्होंने स्पष्टतया कहा था कि व्रत प्रस्थम वारणाव्रतम जयंतम च, एक वारणाव्रत जो आज बरनावा कहा जाता है, एक बरनावा दे दो, एक जयंत दे दो जो जानसठ कहलाता है, एक मुझे बागपत दे दीजिए, और एक मुझको ये स्वर्ण प्रस्थ दे दीजिए, और 5वां अपनी मर्जी से दे दीजिए। इसमें चौथा नाम भी अभी मैं संकोच है उसमें मुझे स्पष्ट करने में, कौन सा था, इंद्रप्रस्थ था वो जो, ये 5 गांव इंद्रप्रस्थ से लेकर के और जानसठ तक के क्षेत्र के वारणाव्रत और आपके बागपत क्षेत्र को लेकर के बनते थे के, और 5वां अपनी मर्जी से दे दो तो मैं संधि स्वीकार करवा लूंगा पांडवों से, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो ये दिल्ली, क्योंकि प्राचीन काल से, उस समय से जिस समय इंद्रपुरी की बात हम करते हैं, मैंने इसलिए प्रसंग से जोड़ा है, उस समय से हमारी आस्था का, हमारी राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में, हमारे लिए गौरव के स्थल के रूप में सम्मानित था। इसलिए इसके लिए बलिदान भी उसी श्रेणी में बड़े बड़े लोगों ने दिए, बड़ी बड़ी संख्या में दिए। चंबा के बारे में जो हम बता रहे थे कि यहाँ पर 1947 में तक जो शासन रहा वो 1856 से रहा है, 90 वर्ष के करीब यहाँ पर अंग्रेजों का शासन रहा है। अब आते हैं कुल्लू पर। कुल्लू के बारे में भी इस शोध ग्रंथ से पता चलता है कि यहाँ पर भी एक दिन भी मुस्लिमों का शासन नहीं रहा। 1857 में यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ था। उक्त शोध ग्रंथ के अनुसार पिछले 18,090 वर्ष ही यह क्षेत्र विदेशी शक्ति के गुलाम रहा है। कुल्लू के लिए यह स्थिति सचमुच गौरवशाली है, जिस पर न केवल कुल्लू वासियों को बल्कि हमको भी गर्व और गौरव की अनुभूति होती है। अब कांगड़ा जो उसी से लगता हुआ है हिमाचल प्रदेश में, वहां के बारे में भी यह शोध ग्रंथ हमको बताता है कि यहाँ पर 1620 ईस्वी से लेकर के 1810 ईस्वी तक, अर्थात 190 वर्ष तक मुस्लिम शासन रहा। 1856 से लेकर के अगले 91 वर्ष तक, अर्थात 1947 तक यहाँ ब्रिटिश शासन स्थापित रहा। शेष काल में यह क्षेत्र अपनी स्वतंत्रता का, अपनी संस्कृति का, अपने धर्म का अबाध रूप से, निर्बाध रूप से उपभोग करता रहा। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के वो लोग, जिन लोगों ने इस देश की, इस क्षेत्र की बचाए रखने में सफलता प्राप्त की थी, अभिनंदन के पात्र हैं। हमको उनको ऐसे नहीं भुलाना चाहिए और उनके पुरुषार्थ को ऐसे ही बहुत हल्के में लेकर के अंग्रेजों के या मुगलों के झोली में नहीं डाल देना चाहिए कि इस क्षेत्र पर भी उनका 800 साल या 900 साल या 1000 वर्ष तक शासन रहा था। हुमायूं के बारे में यह शोध ग्रंथ क्या कहता है, तो उसके बारे में पता चलता है कि यहाँ पर पिछले 18,000 वर्ष में कभी भी किसी विदेशी शक्ति को अपने पैर जमाने का 1816 तक
मुगल आए 1526 में, तुर्क और दूसरे लोग यहाँ पर आए 1206 में। गजनी और गोरी आए यहाँ पर 1000 के करीब और 1193-92 के करीब, और उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम इस देश पर आया 712 ईस्वी में। लेकिन इन सारे आक्रमणों से अपने आप को बचाए रखने में यह क्षेत्र निरंतर सफल होता रहा, अपनी सफलता प्राप्त करता रहा और निसंकोच आर्य ध्वज को, भगवा ध्वज को, केसरिया ध्वज को फहराता रहा। 1816 से 1947 के 131 वर्ष तक यहाँ ब्रिटिश शासन रहा। इस प्रकार ये क्षेत्र मुसलमानों से हमेशा आजाद रहा, परंतु अंग्रेजों के अधीन ये 131 वर्ष रहा। अधिकांश भारत ऐसा है जो 90 वर्ष यानी 20 सितंबर 1858 से लेकर के 15 अगस्त 1947 तक ही अंग्रेजों के अधीन रहा। यदि 1858 के महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को आप पढ़ोगे और उसके बाद के इतिहास को हम देखेंगे तो पता चलेगा कि अधिकांश भारत केवल 90 वर्ष ब्रिटिश शासन के अधीन रहा है। तो ये कह देना, एक झटके के साथ कह देना कि भारतवर्ष पर गैर ईमानदाराना वक्तव्य है, इस प्रकार के वक्तव्यों से, बयानों से, इस प्रकार के चिंतन से, इस प्रकार की भाषणबाजी से हमको बचना चाहिए। अपने लोगों के पुरुषार्थ को, उनके प्रताप को, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को नमन करते हुए, उनके लिए यथोचित सम्मान हृदय में रखते हुए उनके इतिहास का अवलोकन हमको करना चाहिए। ये सोच हमारी होनी चाहिए। हुमायूं, हुमायूं के बारे में हमने बताया। कन्नौज, कन्नौज के बारे में मालूम होता है कि 1540 ईस्वी तक यह क्षेत्र निरंतर अपनी स्वाधीनता को बचाए रखने में सफल रहा। ये वो समय है जिस समय भारत पर शासन करते हुए, भारत के कुछ क्षेत्र पर शासन करते हुए लगभग 325 वर्ष दिल्ली सल्तनत को हो गए थे। दिल्ली के काल में भी कन्नौज, जो दिल्ली से बहुत अधिक दूर नहीं था, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी स्वाधीनता को बचाए रखने में सफल हुआ। और जिस समय बाबर ने आकर के राम मंदिर को तोड़ा था 1528 में, उस समय भी कन्नौज निसंकोच हिंदू शासन के अधीन रहते हुए अपना गौरव गान गा रहा था। आज ये हमारा फर्ज बनता है कि जिन क्षेत्रों पर इतनी देर तक भगवा ध्वज फहराता रहा, उन वीर शासकों को हम ढूंढ करके निकालें जिनके पुरुषार्थ से ऐसा संभव हुआ था। 1540 ईस्वी से 1856 तक यानी 316 वर्ष तक यहाँ पर मुस्लिम शासन रहा। उसके पश्चात फिर यहाँ पर 1856-57 में आकर के ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। फिर देखिए कि वही ब्रिटिश शासन की अवधि फिर यहाँ अगले 90 वर्ष के लिए हो जाती है। 1856 से 1947 तक एक 91 वर्ष बनते हैं, 91। तो कुल मिलाकर के ये क्षेत्र विदेशी शासन के अधीन तो रहा, परंतु 1540 तक अपनी स्वाधीनता को बचाए रखने में भी सफल रहा। अब आते हैं अवध के बारे में। अवध निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ब्रिटिश और उससे पहले मुगलों को और उससे भी पहले तुर्कों को अपना शासन स्थापित करने में 1192 ईस्वी में सफलता प्राप्त हो गई। 1192 में जब उन्होंने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया, तो फिर एक बार स्थापित करने के पश्चात यहाँ पर अनेक संघर्ष होने के उपरांत भी हम अपने आप को स्वतंत्र नहीं करा पाए और 1856 तक यहाँ पर निरंतर विदेशी शासन बना रहा, यानी मुस्लिमों का शासन। उस समय के बाद यहाँ पर ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। इसका मतलब हुआ
इस क्षेत्र में भी 89 या 91 वर्ष तक ही अंग्रेजों का शासन रहा। लेकिन इस दौरान जो एक महत्वपूर्ण रोमांचकारी तथ्य है और वो ये है कि इस दौरान यानी 1192 से लेकर के 1856 तक और 1856 से लेकर 1947 तक जितना भी ये कालखंड रहा है, ये अवध एक ऐसा क्षेत्र है जिसके लिए इतिहास के अनेक प्रमाण इस बात को सत्य साबित करते हैं कि यहाँ पर प्रतिदिन विदेशियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष होता रहा था। यदि 1528 की उस घटना को भी स्मरण किया जाए, जब बाबर ने यहाँ पर आकर के राम मंदिर को तोड़ने में सफलता प्राप्त की थी, तो इतिहास बताता है कि 2.25 लोगों ने अपना उन लोगों के उस बलिदान को हम भुला नहीं सकते। और इसी के पड़ोस में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है भीटी की रियासत। भीटी भीटी रियासत का जो राजा था वो उस समय मेहताब सिंह था। मैंने अपने 1235 वर्षीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में इस राजा के बारे में विशेष रूप से उल्लेखित किया है। उस राजा ने यहाँ पर बुजुर्ग हो चुके थे, 75 वर्ष की अवस्था थी। इसके उपरांत भी बड़ी संख्या में सेना को लेकर के विदेशी आतताई शासक से युद्ध किया था और दीनदयाल पांडे नाम का एक लड़का, होनहार देशभक्त युवा, उसने उस समय वहां पर 70-75 हजार युवाओं कर ली थी। मैं पहले भी उनके बारे में स्पष्ट कर चुका हूं कि दीनदयाल पांडे जैसे लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूर्ववर्ती नेता हैं, जिन्होंने उस समय आजाद हिंद फौज का अवैतनिक रूप से गठन किया था और उस अवैतनिक सेना ने बड़ी संख्या में अपना बलिदान दे करके इस राम मंदिर के लिए अपना प्राणोत्सर्ग किया था। यह बात अलग है कि उन लोगों को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, परंतु मैं एक बात माना करता हूं, एक स्वामी जी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज मेरे पास घर पर आया करते थे। वो एक बार कह रहे थे मेरे से, बड़ी पते की बात थी, बहुत अच्छी बात थी, छोटी बात थी लेकिन बड़ी सारगर्भित थी। महाराज श्री कह रहे थे स्वामी जी कि पत्थर, एक रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ है, विशाल चट्टान है जो गड़ी हुई है, अनेक लोगों को ठोकरें लगती हैं, अनेक लोगों के युवा ने बड़ा सा भारी सा हथौड़ा लिया और उसमें धड़ाधड़ बरसाया। चट्टान बड़ी थी लेकिन चट्टान पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो क्या उसके चट्टान का सामना करने की चट्टानी फौलादी इरादा शक्ति को, उस युवा की उस इरादे को, जज्बाती इरादे को क्या हमको भूल जाना चाहिए, जिसने आज पहली बार चट्टान को यह एहसास कराया कि कोई तेरे ऊपर भी हथौड़ा मारने वाला पैदा हो गया है। आज उसके परमाणुओं में कंपन हो गई है कि कोई ऐसी शक्ति है जो तेरे ऊपर भी प्रहार कर सकती है। इस बात को जब हम विदेशी सत्ताधीशों की उन बड़ी बड़ी चट्टानों के बारे में उनके संदर्भ के साथ जोड़कर देखते हैं, तो पता चलता है कि अपने इन को कम नहीं करके देखना चाहिए, जिन्होंने 75 हजार की सेना लेकर के धड़ाधड़ चट्टानों पर हथौड़े बरसाए। माना कि उस दिन कोई प्रभाव नहीं हुआ था, लेकिन जो उसका एक संस्कार बीज आरोपित किया गया, उस संस्कार बीज ने आगे जाकर के जो एक वृक्ष का रूप लिया, उसने उन चट्टानों को उखाड़ने में सफलता प्राप्त की। हमको इस दृष्टिकोण से अपने इतिहास के इन वीर नायकों को देखना चाहिए और इसी रूप में इनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं इलाहाबाद क्षेत्र की ओर। इलाहाबाद
क्षेत्र का भी गौरवशाली इतिहास है और ये तुर्कों से यानी 1206 से 1526 तक जो तुर्क सल्तनत दिल्ली पर शासन कर रही थी और जिसका बड़ा विशाल साम्राज्य हमको दिखा दिया जाता है और ये भी कह दिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और जो सैयद वंश वाले हों या तुगलक वंश वाले हों या गुलाम वंश वाले हों, वो सारे के सारे तमाम हिंदुस्तान के शासक थे। उस भ्रांति को तोड़ती हुई ये शोध ग्रंथ की रिपोर्ट हमको बताती है कि इलाहाबाद का क्षेत्र प्रयागराज 1583 तक अपनी स्वाधीनता को बचाए रखने में सफल हुआ था। और 1583 में इस देश पर कौन शासन कर रहा था? इस देश का अभिप्राय कि इस देश की राजधानी दिल्ली उस समय किसके अधीन थी? तो पता चलता है कि 1583 में 1555-56 में दिल्ली पर राज के लिए बैठने वाला अकबर शासन कर रहा था। तो अकबर को इलाहाबाद जाने में उस समय कितना समय लगा? 1556 से 1583 का समय आ गया। 27 वर्ष बाद उसने इलाहाबाद में जाकर के कदम रखा था। लोग इस बात की भ्रांति फैलाते हैं कि 1556 में ही सारा भारत अकबर के अधीन हो गया था। उनके लिए ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था कि आप आज ही गूगल पर सर्च करना अकबर के साम्राज्य को। मध्य प्रदेश से नीचे हमारा देश सारा आजाद था और ये तथ्य आज मैं नया दे रहा हूं कि जो गूगल पर सर्च करने से भी पता चलता है तो मालूम पड़ता है कि उसमें इस क्षेत्र को भी यानी कि इलाहाबाद क्षेत्र को भी उसके अधीन दिखा दिया जाता है, परंतु इस तथ्य से ये बात भी झूठी सिद्ध होती है। और वहां तक जाते जाते अकबर को 1583 तक का सफर तय करना पड़ा था। यहाँ पर यह क्षेत्र अपनी आजादी बनाए रखने में सफल रहा। अकबर के काल में पराधीन हुआ। उससे पूर्व यहाँ पर मुस्लिम सुल्तानों की सत्ता एक दिन के लिए भी स्थापित नहीं हो पाई थी। तो जो लोग ये कहते हैं कि 1000 वर्ष तक भारत गुलाम रहा, उनको ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में कोई भी मुस्लिम सुल्तान अपना कदम रखने में सफल नहीं हुआ था। 364 वर्ष तक, पहले 1583 से 1856 तक, 1856 तक तो यहाँ पर मुस्लिम शासन रहा और 1856 के बाद फिर वही तथ्य रहा है कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पर केवल 1856 से 1947 तक अर्थात 91 वर्ष तक ही शासन कर पाई थी। 364 वर्ष तक यह क्षेत्र गुलाम रहा है। इतनी देर में ही यहाँ पर केवल 364 वर्ष शासन करने के आधार पर ही और उसमें से भी 91 वर्ष निकाल दीजिए अंग्रेजों के, तो लगभग 250 वर्ष इस क्षेत्र पर उनका शासन रहा और उसके आधार पर ही कहा जा रहा है कि यह तो इलाहाबाद है और इलाहाबाद होने के कारण इस पर हमारा अधिकार है। आपका हजारों लाखों करोड़ों वर्ष का इतिहास और आप उसकी पैरोकारी नहीं कर पा रहे। आप ये नहीं कह पा रहे कि ये तो प्राचीन काल से हमारा था। प्रयागराज केवल इसलिए कि हमको इतिहास बोध नहीं है और उनको इतिहास बोध है, उसी का ये परिणाम है कि वे हमारी छाती पर दाल दलते हुए ये कह रहे हैं कि प्रयागराज नहीं है बल्कि इलाहाबाद है और इसको धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारे हवाले कर देना चाहिए। अब आते हैं दूसरी तरफ मेवात जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर 17,250 वर्ष तक जब मैं ये कहता हूं तो इसका अभिप्राय ये निकालना चाहिए
निकलने के लिए इसने अनेक प्रयास किए। यहाँ पर अनेक हिंदू वीर योद्धा हुए, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए, भारत के धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। 1857 तक भी इन लोगों को 1260 से लेकर के 1857 तक इन लोगों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1858 से एक संधि के अनुसार यह ब्रिटिश सत्ता के अधीन चला गया। यहाँ भी 1857, 56, 58 में ही ब्रिटिशर्स आने में जाने में सफल हुए थे। आसाम, आसाम की तरफ चलते हैं तो यहाँ के बारे में ये शोध ग्रंथ हमको बताता है कि यहाँ पर कभी भी मुस्लिम काल स्थापित नहीं हुआ, मुस्लिम सत्ता स्थापित नहीं हुई। और असम के साथ, जब हम असम की बात कर रहे हैं तो असम के साथ आज के पूर्वोत्तर के सभी प्रांतों को भी मानना चाहिए। वो चाहे अरुणाचल है, चाहे मेघालय है, चाहे त्रिपुरा है, चाहे नागालैंड है, जो भी उधर के प्रांत हैं, वो सारे के सारे हमको जो 7 बहनें कही जाती हैं पूर्वोत्तर की, उन सबको इसके साथ जोड़कर देखना चाहिए। इसका अभिप्राय हुआ कि जो आज का बांग्लादेश है, उसके भी कुछ क्षेत्र को उसी के साथ जोड़ करके उससे आगे का क्षेत्र मुगलों के अधीन कभी नहीं हुआ था। आसाम में औरंगजेब के समय में कुछ समय के लिए यहाँ पर कुछ क्षेत्र पर शासन अंग्रेजों मुसलमानों का स्थापित हुआ था। और वो जो काल गणना इसके अनुसार बताई जाती है, वो केवल 24 वर्ष है। 1858 से यह पवित्र भूमि अंग्रेजों के अधीन अवश्य चली गई थी। बाकी समय में यानी 1857 से लेकर के अगले 1947 के 90 वर्ष और 24 वर्ष वे जोड़ लीजिए तो 114 वर्ष तक इतना बड़ा भारत का क्षेत्र विदेशी सत्ता के अधीन रहा। अब आते हैं कूच बिहार। कूच बिहार के बारे में हमको पता चलता है कि यहाँ भी कभी मुस्लिम शासन स्थापित नहीं हुआ। एक एक क्षेत्र के बारे में विचार कीजिए। 1858 में यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई। अब चलते हैं नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इनके बारे में हमने बता ही दिया है। नागालैंड के बारे में ब्रिटिश शासन के बारे में हमने बताया। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, इन क्षेत्रों में भी कभी मुस्लिम शासन स्थापित नहीं हुआ। 57 वर्ष के लिए यहाँ पर ब्रिटिश शासन अवश्य स्थापित हुआ इन चारों प्रांतों में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम। 57 वर्ष केवल यहाँ पर विदेशी शासन रहा। बंगाल, पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं तो इस क्षेत्र के लिए इस शोध ग्रंथ से हमको पता चलता है कि यहाँ पर 1490 ईस्वी से 1675 ईस्वी तक मुस्लिम शासन रहा। और कंपनी ने भी यहाँ पर 92 वर्ष तक अपना शासन किया। 185 वर्ष के मुस्लिम शासन काल में धर्मांतरण भी हुआ और अत्याचार भी हुए, जिनसे मुक्ति के लिए यह क्षेत्र संघर्ष करने के लिए उठ खड़ा हुआ। इसकी संघर्षशील प्रवृत्ति से ही सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग यहाँ पर पैदा हुए, जिन लोगों ने विदेशी शासन को निकटता से देखा। अंग्रेजों ने वहां पर अंग्रेजी को फैलाया अपने लिए, कुछ बाबू पैदा करने के लिए, उनके सरकारी कामों को निपटाने के लिए। लेकिन जब उन्हीं की भाषा को सीखकर हमारे कुछ क्रांतिकारी खड़े हो गए तो सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना आरंभ किया। और बंगाल भूमि से निकलने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे कि देश की उस मूल चेतना को आवाज देने वाला कोई सूरवीर पैदा हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ था, जिसने इस समय आकर के ब्रिटिश शासन के खिलाफ
आजाद हिंद फौज का गठन किया था। अभी जो हम दीनदयाल पांडे जी के बारे में बता रहे थे, उस समय दीनदयाल पांडे जी थे, तो उसी परंपरा को लेकर के निकलने वाले सुभाष चंद्र बोस ने हमारे भीतर रोमांच पैदा खड़ा कर दिया था। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल को नई क्रांति का क्षेत्र बना दिया। बिहार बिहार में 1560 से 1858 तक मुस्लिम शासन स्थापित रहा। 1560 इसका अभिप्राय हुआ कि यहाँ पर भी अकबर के शासन काल में ही विदेशी शासन स्थापित हो पाया था। उससे पहले यह क्षेत्र सारा का सारा स्वाधीन रहा था और इसके बाद 1856 में फिर इसको भी ब्रिटिश सत्ता के अधीन होना पड़ा था। तो अभी तक के क्षेत्र से जो बार बार मैं कह रहा हूं कि अधिकांश क्षेत्रों पर ब्रिटिश सत्ता 90 वर्ष 92 वर्ष 110 वर्ष तक रहती चली आ रही है। ऐसे बहुत कम क्षेत्र हैं जिस पर उनका राज, उनका शासन 200 या उससे अधिक वर्ष रहा था। तो बिहार के बारे में ये स्पष्ट करने के बाद बाकी चर्चा हम अपने कल के संबोधन में रखने का प्रयास करेंगे। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए जय हिंद, जय भारत, ओम शम। बहुत बहुत आभार सम्मानित डॉक्टर राकेश महाराज जी। और हम सभी के बीच में इतिहास के ऐसे अनछुए पहलू जो हमने न कहीं पढ़े हैं न कभी सुने हैं, उनको सुनकर के हम सभी लोग लाभान्वित और गौरवान्वित हो रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अरिमर्दन सिंह राजपूत जी, नमस्ते जी, आइए सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्ते जी, नमस्ते, आइए सर। जो इतिहास के अनछुए पहलू हैं, ये बिल्कुल बात सही है। कितना कलेक्शन कहाँ से आया होगा, हम बहुत दूर हैं इस चीज से। क्रम से कहाँ से फिर कौन आया, फिर किसने क्या किया, फिर किसने क्या किया। हमने तो इतिहास की किताब पढ़ ली थी कि इसमें ये हुआ है, उसमें हुआ, वही बात के चल रहे थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और हम तो इन विद्वानों के आगे कुछ भी नहीं है। और अब ये है कि एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो निश्चित रूप से हम थोड़ा बहुत तो जान लेंगे और आगे वाली आने वाली पीढ़ी को जरूर हम इन पहलुओं से, इन बिंदुओं से अवगत कराएंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारा ये कार्यक्रम जिस परिप्रेक्ष्य में चल रहा है या जो हम चाहते हैं, अगली पीढ़ी को हम जरूर वहां तक पहुंचाएंगे, उस मुकाम तक। धन्यवाद सर। ये है हमारे प्रोफेसर डॉक्टर अरिमर्दन सिंह राजपूत जी, जो हमारे बहुत अच्छे क्रांतिकारी सामाजिक व्यक्तित्व के धनी है, हमारे बड़े भाई हैं। अपना आशीर्वाद देने के लिए जुड़ जाते हैं, उनका बहुत बहुत आभार। अंजना व्यास जी। जी जी बोलिए। नमस्कार। नमस्ते जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूंगी और उन्होंने जो इतनी अच्छी जानकारी दी, जो जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं ये पूछना चाहती थी सर से कि उन्होंने जैसे कहा कि 9वीं शताब्दी से बलूचिस्तान और पख्तून में मुसलमान राज्य बना, मतलब वहां मुसलमानों का शासन शुरू हुआ। तो क्या इसके पहले वो भी हिंदू देश थे क्या? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और सही आकलन है आपका। उससे पहले वैदिक संस्कृति को मानने वाले आर्यों का शासन वहां पर हुआ करता था। और बहन जी केवल वहीं पर नहीं जी, जो अरब क्षेत्र है उस पर भी हिंदुओं का, वैदिक लोगों का ही शासन था। अरब संस्कृत में घोड़े के लिए कहते हैं। और अरब स्थान यानी कि घोड़ों का स्थान, नाम से स्पष्ट हो जाता है। अरब के घोड़े कहना गलत है, अरब ही भी अपने आप में घोड़े और घोड़ा भी अपने आप में घोड़ा, यानी अरब के घोड़े मतलब घोड़े के घोड़े, ये कोई शब्द नहीं बनता। अरब के घोड़े यानी कि वो घोड़ा स्थान से ही अभिप्रेत मानना चाहिए। सिंध के भी घोड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सब आर्यों से जुड़े हुए कल्चर है। इस पर कभी आगे प्रकाश डालेंगे कहां से कहां तक आर्यावर्त हुआ करता था।
जी सर, एक क्वेश्चन और था मेरा। मैं ये जानना चाहती थी कि जो हमारा जब देश आजाद हुआ था तो लोग बोलते हैं कि उस वक्त एक संधि मतलब एक प्रस्ताव पे साइन हुए थे जिसमें ये लिखा गया है कि हमको जो स्वतंत्रता मिली है वो 100 साल की लीज पर मिली है। तो क्या ये सच है या ऐसा ही है कुछ? नहीं, ये बात प्रमाणिक नहीं जी। है, क्योंकि आपने जो अपना संविधान बनाया है, जी। संविधान संपूर्ण प्रभुता संपन्न राष्ट्र की अवधारणा पर आधारित है। जी। हाँ, कुछ संधियां गोपनीय ढंग से नेहरू ने की हैं, उस पर मैं कभी प्रकाश डालूंगा, जी। जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जी। अगले 30 वर्ष तक भी आ जाने पर अंग्रेजों को देने की बात रखी गई थी। ऐसी अच्छा। कुछ बातें जरूर हुई थी, और जी। नेहरू ने ये भी स्पष्ट कर दिया था अंग्रेजों को कि मैं जी। स्वयं भी मुसलमान हूँ, ऐसा भी उन्होंने कहा था। इसलिए मुझे ही भारत की बागडोर दी जाए, यानी कि उधर मुसलमान को दी जा रही है तो यहाँ भी मैं मुसलमान ही होऊंगा, आप चिंता न करें। ये बताएंगे अच्छा। कभी आप। जी जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। संजना पारासर जी, संजना पारासर जी, संजना जी 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 सर। आइए सर पूछिए। हाँ हाँ नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अक्सर आर्यों के बारे में ये अपने यहाँ भ्रम फैलाया जाता है कि विदेशी हैं, तो क्या आर्यावर्त कहाँ तक था और आर्य कौन थे, इसके बारे में भी कभी या भी जब आप कुछ इस सामने प्रकाश डालेंगे तो अच्छा रहेगा। बहन जी, जो आज का भूमध्य सागर है, जी वहां से लेकर के और जो प्रशांत महासागर इधर की तरफ, प्रशांत नहीं, ये जो अपने जापान की तरफ का जो क्षेत्र है, जी वहां से लेकर के यहाँ तक का सारा क्षेत्र आर्यावर्त हुआ करता था। और यदि जी आप मनु स्मृति के दूसरे अध्याय को पढ़ेंगी तो वहां पर इसकी सीधी सीधी जो रेखाएं हैं, सीमा रेखाएं हैं, वो खींची हुई हैं। उससे ये जी स्पष्ट हो जाता है। हालांकि महर्षि दयानंद जी ने इसकी दूसरी वो परिभाषा की है, लेकिन उस परिभाषा के साथ अगर मिलान करोगे तो पता चलेगा कि ये बहुत बड़ा विशाल भूभाग था। अच्छा बताएंगे इस पर, इसमें जी कितने देश आज हो गए हैं और कितने देशों को कब कब तोड़ तोड़ कर अलग अलग बनाया गया है, कहाँ जी कहाँ तक भारतवर्ष हुआ करता था, आर्यवर्त हुआ करता था। जी ये सारे के सारे देश हमारे देश से टूटे हुए हैं। एक जी देश के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। इस बात को थोड़े से अर्थ के साथ, दूसरे अर्थ के साथ प्रयुक्त कर लें तो पता चलेगा कि हमको कब से कितने षड्यंत्रों के तहत तोड़ा फोड़ा गया है। जी जी ठीक जी चलिए, शुक्रिया। संजना जी कहाँ से हैं आप? सर मैं भोपाल से हूँ भैया। अच्छा, अंजना जी भी भोपाल से हैं। जी जी, बहुत बहुत वो स्वागत है मेरी आपका। बहन है, बहन है। अच्छा, चलिए चलिए, दोनों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आगे भी आप हाँ लोग जुड़ी रहिए जी। जी चलिए, ठीक। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कोई भी प्रश्न आपके मन में जिज्ञासा आ रही हो, किसी के भी मन में। संजना जी हाँ हो चुकी है। संजना जी, हाँ पूछिए, संजना जी पूछिए पूछिए। जी संजना जी, संजना जी। मेरा हो गया है, हो गया है। अच्छा हाँ, तो वो आप कोई बात नहीं, वो हमने देख नहीं पाया जी आपका। जी चलिए, भोगी प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, और हमारे व्यासचंद्र शास्त्री जी, जिनको हम पंडितों का महापंडित कहते हैं, और हमारा सौभाग्य है कि वो पूरी निष्ठा के साथ में इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दे रहे हैं, और बड़ा अमूल्य योगदान उनका है इस कार्यक्रम के लिए। आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी। कितने मिनट है? आपके लिए है केवल 8 मिनट। 5 मिनट। हाँ 5 मिनट, 5 मिनट। चलो बहुत धन्यवाद। ओम स्वस्ति पंथमनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती योग संस्थान आर्य समाज महरौनी ललितपुर के तत्वावधान में समायोजित
आर्यों का महत्व कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक मित्रवर्ग आर्यरत्न श्री लखनलाल जी आर्य, हमारे सम्मानीय वानप्रस्थी जी, और आज के मुख्य वक्ता कल के भी थे और कल भी रहेंगे, इस त्रिदिवसीय मुखर प्रवक्ता जिन्होंने अपनी संपूर्ण अध्यवसाय को इतिहास की खोज में लगा दी है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन का जो महत्वपूर्ण अंश कहा जा सकता है इतिहास की गवेषणा में लगा दी है। ऐसे महान इतिहास विशेषज्ञ को हम पाकर धन्य है, पूरा आर्य जगत धन्य है, और जिन्होंने पूरी प्रामाणिकता के साथ पूरी अपनी तेजोमय प्रतिभा से आर्य जगत को अलंकृत किया है, और उनकी लेखनी, उनकी वाणी दोनों के मुखर कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुति दिए हैं और कल भी देंगे। निश्चित रूप से हम लोगों को जो जानकारियां अभी प्राप्त हो रही हैं वो एक अनछुए पहलुओं को लेकर के ही, जिसको हम लोग इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ पाए, लेकिन उन्होंने बहुत ऐसी जानकारी, जिसको महर्षि स्वामी दयानंद ने कहा था कि महाभारत काल के 1000 वर्ष पहले से आर्यावर्त का पतन का आरंभ हुआ और किस प्रकार हम गिरते चले गए और हमारी क्या अवनति हुई, कैसे कैसे हम बिखर गए और किस प्रकार हमारा शासन च्युत हो गया, कैसे हम विदेशी आक्रांताओं के चक्कर में चलते चले गए और हमारी बुनियाद बिल्कुल इस प्रकार की हो गई कि हम अपने को दूसरे के मुख को दिखाने के काबिल नहीं रह पाए। ऐसी विषम परिस्थिति में पुनः स्वामी दयानंद का आगमन और उन्होंने हम सबों को झकझोरते हुए एक जो अपनी विशाल सामर्थ्य शक्ति और तर्क शक्ति और ब्रह्मचर्य ब्राह्म बल के आधार पर अपनी पूरी योग निष्ठा और समाधि में बैठ करके जो उन्होंने राष्ट्र की उन्नति के लिए राजाओं को एकत्रित किया था और सबको ये कहा था कि ऐ राजन, तुम शेर पुत्र हो, उठो, उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वरान्य बोधत की घोषणा करते हुए स्वयं उन्होंने जो अपने भारतीय वैदिक सभ्यता थी पुनर्स्थापित करने के लिए स्वभाषा पर विशेष कार्य किया। प्रारंभ में स्वसंस्कृति की रक्षा के लिए कार्य किया, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने न केवल देश की परिसीमाओं को बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने का पूर्ण प्रयास किया, जिसके लिए हमारी वैदिक मान्यताओं को खंडित करने का प्रयास किया। जो भी विदेशी आक्रांत आए उन्होंने वेद के पन्ने जलाने के काम किए, वेद के भ्रष्ट अर्थ करने के कार्य किए, और मैक्स मुलर, मैकडोनल्ड, कीथ वेबर, याकोबी उल्टंजे से वेद भाष्यकारों ने गलत अर्थ करने का प्रयास किया, गृहणियों का गीत कह के प्रयास किया, ताकि यहाँ के लोगों को वेदों के प्रति जो श्रद्धा और निष्ठा है पूर्णतः समाप्त हो जाए। और जो हमारा वैदिक राष्ट्र प्रेम है, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता की घोषणा हमारे यहाँ ऋषि मुनि भी करते रहे, यहाँ के राजे महाराजे करते रहे, इसको किस प्रकार खंडित कर दिया जाए और वेद की मान्यता को पूर्ण रूप से हम लोगों से विखंडित कर दिया जाए, मान्यता को ध्वस्त कर दिया जाए। क्योंकि यहाँ के आर्य लोग अपनी धर्म की जो पुस्तक वेद है उसको मानने के लिए स्वयं इनकार कर बैठे और उनको घृणा हो इस पुस्तक से, इसलिए उन्होंने अनर्थ करने का प्रयास किया। और यहाँ के भी जो विद्वान थे, जिसमें शायर ने तो बहुत कुछ अर्थ किया है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन मैघर का जो अर्थ है वो बिल्कुल अश्लील अर्थ है। आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के भाष्यकरण संघ का समाधान को पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट है कि जो गणा नाम तो गणपति गुंघवा में है, निधि नाम तो निधिपति गुंघवा में है, प्रिया नाम तो प्रियपति गुंघमा वस्तु, ये जो मंत्र अभी प्रचलित हैं, अभी शक्ति नवरात्र की चर्चा और नवरात्र की पूजा लोग कर रहे हैं आज, तो हर प्रकार से ये पंडित वर्ग इसको पाठ कर रहे हैं, लेकिन इसका इतना अनर्गल अर्थ किया, इतना अश्लील अर्थ किया है, जिसको महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा है उसको पढ़ना चाहिए।
और उस भ्रष्ट अर्थ का पूर्ण खंडन करते हुए उन्होंने अश्वं वही राष्ट्रम की घोषणा करते हुए अश्व ही राष्ट्र है और अश्व राष्ट्र की रक्षा करने के लिए यहाँ के राजा अश्वमेध यज्ञ करें। इस प्रकार के राष्ट्र की पूर्ण हमारी जो वैदिक मान्यता है उस वैदिक मान्यता को पुनर्स्थापित करने के लिए महर्षि ने जीतोड़ प्रयास किया अपनी लेखनी के माध्यम से और शास्त्रार्थ के माध्यम से। उसके बाद स्वभाषा पर भी हमारी इतनी दुर्गति यहाँ के समझिए कि आक्रांताओं ने कर दी कि हम भाषा को भी भूल बैठे। संस्कृत तो भूले ही, हम अपनी राष्ट्रभाषा को भी, जो भी हिंदी है उसमें राष्ट्रभाषा नहीं थी, आर्य भाषा उन्होंने कह दिया हिंदी को आर्य भाषा, और आर्य भाषा में ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और आर्य भाषा में काम करते हुए एक गुजराती, एक संस्कृत का विद्वान जिन्होंने हिंदी आर्य भाषा को कभी नहीं जाना, लेकिन किस प्रकार से उन्होंने अपने तपोबल से, निष्ठा से, श्रद्धा से और पूर्ण अपनी ब्रह्म शक्ति के बल पर हिंदी पर इतना गंभीर ग्रंथ लिखने वाला, वेदों का भाष्य हिंदी में कर देने वाला, ताकि हिंदी में वेद भाष्य रहेंगे, आर्य भाषा में तो सब लोग पढ़ेंगे। और उन्होंने गंभीर ग्रंथ सत्या प्रकाश को हिंदी में लिखा, ऋग्वेद भाष्य का सिंधी, संस्कृत फिर हिंदी में लिखा। उन्होंने संस्कार विधि को, वेद के मंत्रों की व्याख्या और वेद की विधियों को, पारस्परिक विशुद्ध विधियों को पूर्ण रूप से हिंदी में कर दिया। तो उसके अलावा गोकर्णानिधि जैसी छोटी पुस्तक, आर्याविविने जैसी पुस्तक को उन्होंने सब जगह हिंदी, अर्थात उन्होंने हिंदी शब्द नहीं कहा, आर्य भाषा, आज की प्रचलित भाषा में हिंदी कर रहे हैं, आर्य भाषा शब्द का उच्चारण करते उन्होंने भाषा को भी हमारे लिए पूर्ण रूप से, जो हम भूलते चले जा रहे थे, उन्होंने पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। स्वधर्म हमारा वैदिक धर्म है, क्योंकि आक्रांतों ने हमें धर्म पर भी प्रहार किया, हमारी मान्यताओं को प्रहार करते हुए धर्म ग्रंथ को प्रहार किया और हमें धर्मांतरित करने का पूर्ण प्रयास किया गया। उसको भी रोकने के महर्षि ने जीतोड़ प्रयास किए थे और उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने तो हिंदू महासभा की स्थापना 12 फरवरी 1823 में की थी। उसका 12 फरवरी 2023 में शताब्दी समारोह मनाया जाएगा दिल्ली में, जिसकी बैठक 2 अक्टूबर को होने जा रही है। उसमें मुझे भी भाग लेना है, आमंत्रण मेरे पास आया हुआ है, तो वहां भी जाकर मैं अपनी बात इस प्रकार रखूंगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष है हिंदू महासभा का। तो इस प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद की और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी और खास करके मदन मोहन मालवीय जी और मदन मोहन मालवीय के साथ महात्मा हंसराज आदि ने पूर्ण सहयोग करके स्वामी जी को इस कार्य के लिए प्रस्तुत किया और उन्होंने स्थापना की। उसके भी 100 वर्ष होने वाले। और इस प्रकार से पुनः गुरुकुलीय वैदिक परंपरा की प्रतिष्ठा के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में जो कार्य किया है, अद्भुत प्रयास था। और आज पूरे समझिए कि विश्व के अंदर आज गौरवान्वित हैं हम कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का नाम पूरे विश्व में है और वहां से हजारों विद्वान पैदा हुए और आज भी पढ़ रहे हैं। आज भी पीएचडी डिग्री, मैंने प्रथम कक्षा से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई करने वाली यूनिवर्सिटी एकमात्र गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार को माना जाता है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने 4 पर मुख्य कार्य किया है: स्वधर्म, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वराज्य। स्वराज्य के लिए भी प्रथमोद्घोषक के रूप में महर्षि स्वामी दयानंद का नाम निश्चित रूपेण है। और उन्होंने वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः और यतेमहि स्वराज्य, यतेमहि स्वराज्य यजुर्वेद का उद्धरण है और ऋग्वेद का अर्चन स्वराज्यम, हम स्वराज्य की अर्चना करें। इस प्रकार के 2 वैदिक मंत्रों को लेकर के उन्होंने संपूर्ण हमारी जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसे दिव्य महापुरुषों को हम आज स्मरण करते हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे माननीय विद्वान डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने जो बलूचिस्तान से कथा प्रारंभ, उसके पहले जो नेपाल की चर्चा करते हुए बलूचिस्तान और बीच में तो मैं बहुत कम सुन पाया, बाहर था, लेकिन कान में लगाते लगाते भी बहुत सारी चीजें मैंने श्रवण किया। और किस प्रकार इलाहाबाद और उसकी गौरवमयी परंपरा की रक्षा किस प्रकार यहाँ के आर्यों ने की, फिर किस प्रकार जो है हम इस प्रकार से बदलते चले गए, हमारी आर्य संस्कृति नष्ट भ्रष्ट कर दी गई आक्रांतों के द्वारा। मुस्लिम शासकों ने बहुत कुछ
यहाँ पर आके पहले तो लूटा, बाद में देखा कि अकूत संपत्तियां हैं, तो उन्होंने राज्य करना शुरू कर दिया था। और बाबर ने 1526 से लेकर के लगातार जो उन्होंने 473 वर्ष जो कल आपने बताया था माननीय विद्वान जी ने, वो 473 वर्षों तक हम जो बिल्कुल मुगलों के अधीन रहे, फिर अंग्रेजों के अधीन हो गए, तो हमारी और उसके पहले भी शक क्या क्या आते रहे, किस प्रकार हमें नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की गई। उसके पहले हमारा आर्य राष्ट्र था और आर्य राष्ट्र पुनः प्रतिष्ठापित हो जाए, इसके लिए जी तोड़ प्रयास हम सबों को करनी चाहिए। ऐसे उद्भट विद्वान, ऐसे उद्भट लेखक, ऐसे महान चिंतक, दार्शनिक विद्वान और खास करके वैदिक धर्म और संस्कृति की रक्षा करके लेखनी को चलाने वाले माननीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी आंदोलित कर रहे हैं हम सबों को, और आज हम लोगों को यह उनके ग्रंथ प्रेरणा स्रोत के रूप में काम आ रहे हैं। इसलिए भूयो भूयः ऐसे महान ऋषि तुल्य आत्मा को नमन है, जिन्होंने इतनी सुंदर व्याख्या करते हुए हमारी पुनः जागृति को पैदा करने के लिए बहुत कुछ प्रयास किया है। ऐसे महामानव के रूप में आपको प्रतिष्ठित करने का सौभाग्य इस आर्यों के महाकुंभ में माननीय हमारे विद्वान आर्य श्री लखनलाल आर्य जी ने आपको निरंतर इस पद पर प्रतिष्ठापित करने का पूर्ण रूप से अपना संपूर्ण दायित्व को निर्वहन किया है। ऐसे आर्यों के महाकुंभ के संचालक महोदय को भी विशेष धन्यवाद और आपके प्रति विशेष आभार, और संपूर्ण इस मंडली को, जो सारी विद्वत मंडली और सारे सुधी श्रोतागण, हमारी माताएं बहनें जिज्ञासु भाव से आपसे प्रश्न कर रहे हैं, किस प्रकार से उनके जवाब आप देते चले जा रहे हैं और संतोषजनक जवाब आपसे मिल रहा है, फिर कल मिलेगा। ऐसी बातों को हम सब सुन करके अपने आप में गौरवान्वित हो रहे हैं, और यह देश ही नहीं संपूर्ण विश्व आप पर गौरव करता है। ओम शांति शांति शांति। गिरीश पारासर जी, गिरीश पारासर जी, गिरीश पारासर जी, गिरीश पारासर जी, माइक खोल लीजिए। गिरीश जी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते जी, परिचय दे दीजिए। मेरी ये जिज्ञासा थी ये जानने की कि जो पाकिस्तान है उस समय महाराजा रंजीत, आजादी के समय महाराजा रंजीत सिंह पाकिस्तान, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के शासक थे। उनका अंग्रेजों से एग्रीमेंट था कि वो उनका कर चुकाएंगे। वहाँ डायरेक्ट शासन अंग्रेजों का नहीं था, शेष भारत में अंग्रेजों का शासन था। और कहीं जैसे कश्मीर में आखिरी में उन्होंने वो इंडिपेंडेंट राज्य थे उन, तो ये जो इनके लिए जो टू डोमिनियन स्टेट्स का इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो साइन हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहां पास किया, तो ऐसी क्या मजबूरी थी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, कांग्रेस लीडर्स की, कि उन्होंने आजादी में इंडिया के दो टुकड़े करके टू डोमिनियन स्टेट्स को एक्सेप्ट किया उस वक्त, जबकि सन 1857 की लड़ाई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज स्वयं इस शासन को आर्थिक रूप से भार समझने लगे थे। तो क्यों नहीं उन्होंने इस मौके को हमारे संपूर्ण भारत को आजाद के रूप में, एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना के बदले दो राज्यों को एक समझ लीजिए कि भिक्षा के रूप में ले लिया जाए। तो इसकी कोई मतलब इसकी कोई व्यवस्था थी या इसमें क्या चूक हुई या ये सही था, इसका मुझे जिज्ञासा है जानने की। आर्य जी। जी नमस्कार। आर्य जी क्या जवाब देना? जी नमस्कार सर। मैं बताना चाहूंगा इस विषय में, टू नेशन थ्योरी की जो बात आप कह रहे हैं, ये सबसे पहले मुसलमानों की ओर से आई थी। अच्छा। और सर सैयद अहमद खान ने मेरठ में 1878 में 1857 की क्रांति के 21 वर्ष पश्चात
पहली बार स्पीच देते हुए ये बात स्पष्ट कर दी थी कि इस देश में 2 राष्ट्र रहते हैं, 2 कौमें रहती हैं। उन्होंने अपने आप ये बात नहीं कही थी, बल्कि अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के पश्चात जब इस देश में कांग्रेस की स्थापना करवाई थी, तो कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य A.O. ह्यूम नाम के ब्रिटिश IAS अधिकारी, ICS उस समय होता था, उस अधिकारी ने जान पूछ करके ये परिस्थिति पैदा की थी कि एक कांग्रेस नाम की संस्था पैदा की जाए जो भारतीयों के आक्रोश को हल्का करने के लिए काम करे और यहाँ की बातों को, जो जनता की आवाज है, जनता की आक्रोश की बात को विनम्रता के साथ ब्रिटिशर्स के सामने रख दे। अभी जनगण मन अधिनायक जय है की बात जो आ रही थी वो आपकी बात से भी जुड़ी हुई है। कांग्रेस की स्थापना इसी चाटुकारिता को करने के लिए की गई थी कि वो उनकी बंदगी करती रहे, हाथ जोड़ करके उनके सामने भीख मांगती हुई रहे। तो कांग्रेस इस देश को आजाद कराने के लिए स्थापित नहीं की गई थी। आदरणीय व्यास जी, जो शास्त्री जी जो अभी कह रहे थे, हिंदू महासभा की स्थापना 1882 में जब हुई थी, तो उस समय हिंदू महासभा नहीं, हिंदू सभाएं हुआ करती थी। पंजाब हिंदू सभा, बंगाल हिंदू सभा, हिंदू महासभा 1915 में बनी थी। और ये जो हिंदू सभा हो गई, फिर उससे पहले आर्य समाज आ गया था 1875 में। इन 2 राष्ट्रवादी चिंतन के केंद्रों को ठिकाने लगाने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई और इसीलिए ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने इस देश में 2 नेशन की थ्योरी पर काम करने के लिए मुसलमानों को उकसाना आरंभ किया। संक्षेप में बात क्योंकि कहनी है तो मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जब अंग्रेज 1774-76 में अमेरिका को छोड़ करके आए थे, तो उन्होंने वहां पर भी अमेरिका को 2 भागों में बांट दिया था। वहां तो कोई सावरकर नहीं था, ये वहां भी बांट करके आए थे। दक्षिण अफ्रीका से भी निकल कर गए हैं, तो वहां पर भी एक देश के 2 देश कई देशों में उन्होंने किए हैं। तो भारत को भी उन्होंने 2 देशों में विभाजित करने का लक्ष्य बना लिया था। और यदि सरदार पटेल और सावरकर जैसे लोग नहीं होते तो 2 देशों तक भारत नहीं रुकता, बल्कि बहुत सारे देशों में बंटता, क्योंकि उन्होंने ये बात कह दी थी कि जो भारत के साथ जाना चाहता है वो भारत के साथ जा सकता है, जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहे पाकिस्तान के साथ जा सकता है, और जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र भी रह सकता है। तो अंग्रेजों की चाल, अंग्रेजों की सह और ब्रिटिशर्स के सामने चाटुकारिता करने वाले नेहरू जैसे लोगों की सत्ता प्राप्ति के लिए उतावलापन, शीघ्रता, ये देश के बंटवारे का कारण बनी थी, जिन्होंने कायदे आजम जैसे एक व्यक्ति यानी कि जिन्ना को कायदे आजम यानी महान नेता बनवा दिया था नेहरू गांधी के द्वारा। वो कुछ नहीं जानता था, वो अंग्रेज अपने मजहब के बारे में भी कुछ नहीं जानता था। वो ये कहता था कि ये जो अल्लाह है और ये जो रसूल है, रसूल और रसूल के लिए कुछ और जो वो कहते हैं पैगंबर कहते हैं, ये कोई 2 अलग अलग व्यक्ति थे। उसको ये भी पता नहीं थी पैगंबर और रसूल एक ही आदमी है। उस आदमी को इस्लाम का इतना बड़ा कायदे आजम बना दिया, महान नेता बना दिया। ये उन लोगों की सोच के कारण देश का विभाजन हुआ था और कोई इसके पीछे कोई कारण नहीं था। जी जी, नमस्कार सर, सादर नमस्कार। चलिए वेद प्रकाश शर्मा जी आइए शांति पाठ। जो लोग रह गए हैं, जो बचे हैं, उनसे कल नमस्ते हो जाएगी। हाँ चलो स्टार्ट करो। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति 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 रेवा शांति श्याम शांति रे ओम शांति शांति जो बोले सुबह सत्य सनातन दे दे समझिए
गुरुवर विद्यानंद कीजिए, महर्षि दयानंद कीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कीजिए, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र कीजिए, लेख राम की जय, भारत माता की जय, मुनि जी को सादर नमस्ते। मुनि जी कुछ बोल रहे हैं, बोल लीजिए मुनि जी। ये कह रहे थे माननीय डॉक्टर साहब से। शर्मा जी क्या नाम है इन बच्चों का? एक का नाम रियांश है, एक का नाम शिवांश है। अरे वाह वाह वाह, पोते हैं? हाँ ये पोते हैं जी। अच्छा एक 6 साल का है, एक 4 साल का है। वाह 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 वाह। मुनि जी बोलिए, मुनि जी कुछ पूछ रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से एक निवेदन करना चाह रहे थे। आप पीएनओ की चर्चा करते हैं, दामोदर लाल गर्ग जी। हाँ जी हाँ जी। काफी शायद हमारे पास में, तो मैं अपने क्षेत्र के जो हमारे आसपास में उन लोगों के लिए बता दूं कि डॉक्टर साहब जो अभी हमारे बीच में बोल रहे हैं, इनके 2-3-4 ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध हैं। जो भी महानुभाव देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो हमारे पास से उपलब्ध कर सकते हैं। हरिमर्दन सिंह जी के लिए दे देंगे। हरिमर्दन सिंह जी। दूसरा वेद, महर्षि दयानंद और भारतीय संविधान। तीसरा है भारतीय संविधान के कुछ आपत्तिजनक अनुच्छेद। और मजहबी तो सिखाता है आपस में बैर रखना, और मूर्ख बनाओ मौज बढ़ाओ। जो भी उपलब्ध करना चाहे, अगर इसको पढ़ने के इच्छुक है कोई लोग, अगर हमारे आसपास जो है, बाहर वालों को तो नहीं कह पा रहे, का भी हमारे पास में ताजमहल मंदिर भवन, भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग 1 और भाग 2, ये 4-5 ग्रंथ इनके हैं। बाकी ग्रंथों की गणना मैं कल करूंगा, समय अति ज्यादा हो गया है। तो मैं डॉक्टर साहब से एक निवेदन और करना चाहूंगा, इनमें दामोदर लाल जो गर्ग जी हैं, इनका साहित्य तो कुछ अपने हित में शुद्ध है क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और जो लिखा है। हाँ जी, अच्छा लिखा है उन्होंने कुल मिलाकर। वो भी हमारे पास में, कल इनको बताऊंगा, इनके नाम बताऊंगा। जो भी हमारे यहाँ के लोग पढ़ना चाहते हैं, तो हम अपना सौभाग्य समझेंगे कि वो डॉक्टर साहब के ग्रंथों को और इन लोगों को पढ़ लें। हरिमर्दन सिंह जी के लिए कुछ हम पुस्तकें भेंट कर देंगे आपकी तरफ से पढ़ने के लिए। ठीक है जी? ठीक है, हाँ तैयार है हम तो मैं सभी का धन्यवाद, सभी के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, व्यासनंदन शास्त्री, हरमर्दन सिंह जी, आराधना जी, परमहंस सोनी जी, लोगों को माता ही माता है हमारी, चंद्रकांत आर्या है, नरगुला जी हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी को, कोई नातियों के साथ में नमस्ते करता हूँ। सभी के लिए सादर, लखनलाल जी के लिए नमस्ते। नमस्ते गुरु जी, नमस्ते। हरिमर्दन सिंह जी जी, गुरु जी कह रहे हैं कि कुछ पुस्तकें जो चाहिए हो तो आप पढ़ने के लिए हमसे ले सकते हैं। अपने पास में बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं आऊंगा सर, अगले संडे में आऊंगा सर घर पे। हाँ स्वागत है, स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब कुछ नाम और बताऊंगा, अगर वो कहेंगे कि हाँ इन लोगों ने शुद्ध लिखा है, तो मैं उनको पढ़ने के लिए प्रस्तुत कर सकता हूँ। ठीक है जी, ठीक है जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत आभार। नमस्ते। इसी प्रकार से आप लोग सुखी रहे, स्वस्थ रहे, मौज उड़ाओ, मूर्ख बनाओ। नमस्ते सभी को। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् सभी के लिए सादर नमस्ते। लता मंगेशकर दीदी जी को नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आज जो है सरदार भगत सिंह जी की जयंती है, और उनके लिए भी नमन, जो कट्टर आर्यसमाजी थे, जिनको वामपंथियों ने नास्तिक घोषित कर दिया। आप सभी को नमस्ते। नमस्ते।